हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अंग्रेजों का भारत में आगमन पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें कंप्लीटली पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, देखिए अंग्रेजों का भारत में आगमन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेज भारत में क्यों आए, क्या रीजन था और क्या करने आए थे। देखिए, अंग्रेजों का अगर हम देखें तो शुरुआत में यही उद्देश्य था कि भारत में आकर के व्यापार करना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा, यहाँ की राजनीति को देखा और उसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आए थे व्यापार करने, लेकिन यहाँ पर भारतीयों को आकर के गुलाम बना लिया था। अंग्रेजों के साथ इससे पहले और इसके बाद में भी कई कंपनियां आई भारत में व्यापार करने के लिए, जो यूरोप के देशों से आई थी, क्योंकि यहां से भारत से वो कच्चा माल खरीदते थे और अपने देश में ले जाकर प्रोडक्ट बना करके अन्य देशों में बेच देते थे, जिससे इन्हें बहुत मोटी मात्रा में या कहिए बहुत अधिक प्रॉफिट कमाते थे ये लोग। तो देखते हैं हम लोग। कब देखो, अंग्रेजों को तो पढ़ना है, लेकिन इसके साथ ही कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई, उनके आने का क्रम क्या था, उनकी कंपनी की स्थापना का क्रम क्या था, और सबसे ज्यादा यूरोपीय कंपनियों में सफल कौन रहा भारत में आकर के व्यापार के लिए? अंग्रेज। तो देखिए, इनके आने का क्रम देख लीजिए। आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली। इसके बाद डच, फिर अंग्रेज, इसके बाद डेनमार्क, इसके बाद फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश वगैरह। ठीक है, ये तो रहा इनके आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी। अब देखिए इनकी स्थापना का क्रम, स्थापना, इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो इनकी कंपनी की स्थापना हुई होगी पुर्तगाली। इसके बाद देखिए, आने का क्रम पुर्तगालियों के बाद डचों का था, लेकिन कंपनी की स्थापना पुर्तगाली के बाद किसकी हुई? अंग्रेज कंपनी की स्थापना। जो अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना। इसके बाद डच कंपनी की स्थापना, फिर वैसा का वैसा ही क्रम रहेगा। इसके बाद डेनमार्क, इसके बाद फ्रांसीसी। देखिए, अगर हम बात करें कि अंग्रेजों से पहले भारत में कौन आ गए थे? डच। जबकि कंपनी की स्थापना डचों से पहले किसकी हुई? अंग्रेज कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में सन 1600 में स्थापना हुई थी। और हमें पढ़ना क्या है? केवल और केवल अंग्रेजों को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है, और अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत में आया। और ये केरल, केरल में कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कब भाई? 1498 में। बात समझ में आई? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत में आया, केरल में पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर 1498 में उतरा। और ये भाई जल मार्ग से आया था, जल मार्ग, या फिर कहिए समुद्री मार्ग से आया था। अब प्रश्न ध्यान से सुनिए। कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत में सबसे पहले जल मार्ग से या समुद्री मार्ग से आया? तो वास्को डिगामा। किसने सबसे पहले भारत में आने वाले समुद्री मार्ग या जल मार्ग की खोज की? किसने? वास्को डिगामा। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंग्रेज। स्टार्ट करें। देखिए, 1599 में, कब? 1599 में
सबसे पहले एक अंग्रेज भारत आया जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये भारत में आया। कब आया? 1599 में। और ये भाई स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से, या फिर कहिए नहीं बाई रोड आया था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये समुद्री मार्ग से भारत में नहीं आया था। ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। उस समय भारत में कौन शासन कर रहा है? मुगल वंश का शासक अकबर। ये अकबर के समय में भारत आया और ये व्यापार के मकसद से आया था, व्यापार, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। बात समझ में आई? अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू होते हैं, यहां से आप ध्यान से पढ़ें। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, जिन्हें एलिजाबेथ टेलर भी कहा जाता है। लंदन की महारानी, इन्होंने एक, लंदन की नहीं, ब्रिटेन की महारानी, इन्होंने एक लंदन की कंपनी को, किसे भाई? लंदन की कंपनी को, जिसका नाम था, देखिए नाम देख लीजिए उस कंपनी का नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये कंपनी थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। किस नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ टेलर ने सन 1600 में, या फिर कहिए 31 दिसंबर सन 1600 में एक चार्टर दिया, एक आदेश पत्र, चार्टर या फिर उसे आदेश पत्र भी कहते हैं, आदेश पत्र, और इसे सन 1600 का राजलेख भी कहते हैं, राजलेख। इस पत्र को, ये चार्टर दिया, एक आदेश पत्र दिया कि आप जाइए और पूर्व के देशों से क्या करिए भाई? व्यापार करिए। व्यापार करिए, वो भी कैसा? एकाधिकार, क्योंकि आपको हमने पत्र दिया तो आप ही केवल पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए वैलिड हैं, वैध हैं, बाकी कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन की एक कंपनी को, या जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, सबसे पहले उनको एक आदेश पत्र दिया, या फिर कहिए चार्टर दिया, या फिर सन 1600 का राजलेख भी उसे कहते हैं, 31 दिसंबर सन 1600 को दिया, और उसमें कहा कि आप जाइए पूर्व के देशों से व्यापार करिए। लेकिन इसे 1609 में, कब भाई? 1609 में, शुरुआत में जब ये दिया था 31 दिसंबर 1600 को, तब ये केवल और केवल 15 वर्षों के लिए मान्य था। लेकिन 1609 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि जब तक चाहे आप तब तक व्यापार कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए। बात समझ में आई? बताइए भाई, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, सबसे पहले जो भारत में अंग्रेज आया, इस पत्र के साथ, इस आदेश पत्र के साथ, वो था कैप्टन हॉकिंस। ये 1600
8 में भारत में आया इस पत्र के साथ, और भी किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। और जिस जहाज का, जिस शिप का यूज किया था, उस शिप का नाम था हेक्टर। इससे आया। और कहां पर उतरा भाई? एक गुजरात, सूरत के अंदर उतरा। सूरत, गुजरात। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा अंग्रेज, उस अंग्रेज का क्या नाम है जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत में आया? तो कौन? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया और सूरत में उतरा। बात समझ में आई? बताइए भाई। और उस समय भारत में जो मुगल वंश का शासक था जहांगीर, वो शासन कर रहा था। और ये जहांगीर से मिलने भी गया। जहांगीर से मिलने गया किस सिलसिले में? व्यापारिक अनुमति के सिलसिले में, कि व्यापार की परमिशन लेकर हम भारत में व्यापार स्टार्ट करें, क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का शासन था। अगर बिना अनुमति के व्यापार करते तो बड़े मात्रा में प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे। इसलिए इनसे मिलने के लिए, जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस गया, लेकिन ये व्यापार की अनुमति लेने में भाई, अनुमति लेने में असफल रहा। क्योंकि पहले से जो मुगल शासक थे वो पहले से, इससे पहले, अंग्रेजों से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कौन सी कंपनी आ चुकी थी? पुर्तगालों की कंपनी आ चुकी थी भारत में, जो कि व्यापार कर रही थी। और मुगल पुर्तगालियों से बहुत परेशान थे, क्योंकि यहाँ के लोकल व्यापारियों का वो माल, समुद्री जहाज लूट लिया करते थे। इसलिए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं दी। तो 1611 में इन्होंने अपनी एक अस्थाई फैक्ट्री लगाई। अस्थाई फैक्ट्री कहिए या फिर कारखाना कहिए। कहां पर? मूसलीपट्टनम में। और 1612 में अंग्रेजों का संघर्ष किससे हुआ? सवाली में। किससे हुआ? पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ, जिनमें पुर्तगाली परास्त हो जाते हैं। यानी कि जो संघर्ष हुआ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, उनमें कौन हार जाता है? पुर्तगाली। तो जो मुगल वंश के शासक थे वो पुर्तगालियों से पैसे ही परेशान थे। अंग्रेजों ने क्या किया? उनको संघर्ष के दौरान परास्त कर दिया। तो अंग्रेजों से मुगल शासक जो थे वो खुश हो गए और उन्हें 1613 में व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। तो सर्वप्रथम अनुमति के साथ स्थायी फैक्ट्री जो थी अंग्रेजों ने कहां पर लगाई? सूरत, गुजरात के अंदर। सूरत, गुजरात फैक्ट्री लगाई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अनुमति के बाद स्थायी फैक्ट्री कहां पर लगाई? तो 1613 में गुजरात के अंदर लगाई, सूरत में। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए तो यहां पर देख लीजिए, 1611 में इन्होंने अस्थाई फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? मूसलीपट्टनम में। और 1613 में इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई वो स्थायी थी। स्थायी यानी कि मुगलों से अनुमति लेने के बाद सूरत में लगाई। तो यही से प्रश्न पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए। अगला जो अंग्रेज था उसका नाम था टॉमस रो। इससे पहले जो स्टीफन नहीं, कौन? कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो भी जेम्स प्रथम का दूत था। और जो इसके बाद टॉमस रो आया ये भी जेम्स प्रथम का दूत था। तो कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आता है? टॉमस रो।
ये भारत में आया। और ये भी किसका भाई, जेम्स प्रथम का दूत था। और ये कब आया, तो ये 1615 में भारत में आया। और ये जहांगीर से मिलने भी गया, जहांगीर से। किस सिलसिले में, व्यापारिक संधि के सिलसिले में। लेकिन ये भी असफल रहा। कोई भी संधि टॉमस रो और किसके बीच नहीं हुई, जहांगीर के बीच। इसके बाद दोस्तों, जब जहांगीर और टॉमस रो के बीच कोई व्यापारिक संधि नहीं हुई, कोई व्यापारिक समझौता नहीं हुआ, तो उसके बाद 1632 में अंग्रेजों ने क्या किया, गोलकुंडा के बंदरगाहों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, इसके बाद अंग्रेजों ने गोलकुंडा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और भारत के पूर्वी तट पर अनेक कारखाने लगाए। पूर्वी तट पर अनेक कारखाने। बात समझ में आई, बताइए भाई। 1615 में टॉमस रो आता है, ये भी जेम्स प्रथम का दूत था। और ये जहांगीर से मिलने गया कि व्यापार के बीच में कोई संधि कर ली जाए, कोई समझौता कर लिया जाए, जिससे और भी लाभ कमाया जा सके। लेकिन जहांगीर से संधि करने में ये असफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे वहां पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और जो भारत का पूर्वी तट है, पूर्वी तट में अनेक कारखाने स्थापित करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद देखिए 1661 में, ये महत्वपूर्ण घटना है, 1661 की महत्वपूर्ण घटना है। उस समय ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटेन का राजा चार्ल्स द्वितीय, इसने क्या किया भाई, पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन थी, कैथरीन, उससे क्या किया, विवाह कर लिया। और पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने बंबई को, किसको, बंबई को, बंबई जो टापू था पुर्तगाली जहां पर व्यापार करते थे, उसे किसको दे दिया भाई, चार्ल्स द्वितीय को। किस रूप में, दहेज के रूप में। देखिए, जो बंबई था वो तो ना तो अंग्रेजों का था और ना पुर्तगालियों का। ब्रिटेन का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, इसने पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन थी उससे विवाह कर लिया। और उस समय बंबई में व्यापारिक जो कब्जा था बंबई में, वो किसका था, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बंबई को दहेज में दे दिया, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात समझ में आई भाई, आगे बढ़ा जाए, बताइए।
इसके साथ ही बंबई का संस्थापक भी पूछा जाता है, बंबई का संस्थापक, तो ये था बंबई का संस्थापक। अगर पूछा जाए तो आप उसमें क्या लगाएंगे, गेराल्ड आयंगर, गेराल्ड आंगियार, ये बंबई का संस्थापक था। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता। आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। इससे पहले 1661 से पहले 1651 में, देखिए 1651 में बंगाल का नवाब था शाह सुजा। बंगाल का नवाब कौन था, शाह सुजा। इसने क्या किया भाई, अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक राजस्व पर, वार्षिक राजस्व पर बंगाल को किसे दे दिया, अंग्रेजों को। और ये भी पूछा जाता है कि हुगली में किसने कारखाना स्थापित किया, तो ब्रिजमैन ने, ब्रिजमैन। बात समझ में आई। 1651 में बंगाल का नवाब था शाह सुजा। इसने क्या किया, 3000 रुपए वार्षिक के राजस्व पर अंग्रेजों को बंगाल किराए पर दे दिया कि आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं, या फिर कहिए राजस्व के बदले बंगाल को दे दिया कि वहां पर आप व्यापार करिए और हमें 3000 रुपए वार्षिक दे दीजिए। उसके बाद देखिए जॉब चारनॉक, कौन भाई, जॉब चारनॉक। इसने क्या किया, इसने कलकत्ता के, यानी कि उस समय कौन था, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता के कुछ क्षेत्रों को मिलाया। उसमें था गोविंदपुर, गोविंदपुर, और कौन था, सुतांती, सुतांती। इनको मिलाकर के एक नए नगर की स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कलकत्ता के नाम से। जो जॉब चारनॉक था, इसने क्या किया, कोलकाता के पास में दो और क्षेत्र थे, गोविंदपुर और सुतांती, इन तीनों को मिलाकर के एक नए नगर की स्थापना की, या फिर कहिए नए नगर का नाम रखा, उसका नाम था कलकत्ता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जॉब चारनॉक ने। बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। और देखिए कलकत्ता में अंग्रेजों ने क्या किया था भाई, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की स्थापना की। और इसका गवर्नर किसे बनाया गया, चार्ल्स आयर। और इसे पहली प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया, प्रेसिडेंसी। कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉब चारनॉक ने। इसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। इसके बाद कलकत्ता को क्या भाई, पहली प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया जाता है। बात समझ में आई। देखिए दोस्तों, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको उत्तर मुगल काल में, तो उत्तर मुगल काल में हमने एक शासक को पढ़ाया था जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के शासन काल के दौरान फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका नाम था चेचक। क्या नाम था, चेचक। गंभीर बीमारी इसलिए कहेंगे क्योंकि उस समय भारत के अंदर चेचक का इलाज नहीं था। और उसी समय एक अंग्रेजों का शिष्टमंडल भारत आता है, शिष्टमंडल।
और उसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। इसने क्या किया भाई, फर्रुखसियर का ट्रीटमेंट किया, यानी कि इलाज किया, और फर्रुखसियर सही हो गया, ठीक हो गया, चेचक से उसको राहत मिल गई। किसने इलाज किया था? हैमिल्टन ने। किसका? फर्रुखसियर का, जिसे चेचक से रिलीफ मिल गया था। उसके बाद फर्रुखसियर ने क्या किया भाई, फरमान जारी किया, फरमान, जिसे व्यापार का अधिकार पत्र भी कहते हैं, अधिकार पत्र। देखिए इसके फरमान में या फिर इसके अधिकार पत्र में क्या शामिल था। इसने क्या किया भाई, बंगाल को 3,000 रुपए वार्षिक राजस्व पर किसे दे दिया भाई, अंग्रेजों को दे दिया, कि आप बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा आप पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया भाई, कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को खरीदा, 38 गांवों को खरीदा, जिनसे वे राजस्व वसूल करते थे। ये भी फर्रुखसियर के फरमान में शामिल था, जो कि जिसकी अनुमति किसने दी थी, फर्रुखसियर ने, कि आप कलकत्ता के आसपास के 38 गांव को खरीद लीजिए। ये भी किसके फरमान में शामिल था, फर्रुखसियर के फरमान में। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो अपने बंबई में सिक्के ढाले थे, बंबई में अंग्रेजी सिक्के ढाले थे, उनकी जो वैधता थी, यानी कि उनका जो प्रचलन था, वो किस साम्राज्य में होने लगा, मुगल साम्राज्य में। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो अपने अंग्रेजी सिक्के बंबई में ढाले थे, उनकी परमिशन, उनको चलने की परमिशन या फिर उनको मान्यता या फिर वैल्यू किसने दे दी भाई, फर्रुखसियर ने दे दी, कि जहां तक मुगल साम्राज्य है वहां पर ये सिक्के वैलिड है, मान्य है, वहां पर चल सकते हैं अंग्रेजी सिक्के। बात समझ में आई। और देखिए अगला फरमान जो इंपॉर्टेंट था वो था सूरत का। फर्रुखसियर ने सूरत को 10,000 रुपए वार्षिक राजस्व पर किसको दे दिया भाई, अंग्रेजों को, कि आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। आप हमें 10,000 रुपए वार्षिक राजस्व के रूप में दीजिए, जिसके बदले में आप सूरत में व्यापार करेंगे, वो भी कैसा, टैक्स फ्री, यानी कि कोई कर नहीं देना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखिए 1756 में क्या हुआ भाई, जो बंगाल का नवाब उस समय कौन था, सिराजुद्दौला। इसने क्या किया, 20 जून 1756 को, कब भाई, 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, या फिर कहिए काल कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी। और जब काल कोठरी अगले दिन खोलकर देखी गई, तो उसमें केवल और केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे, अंग्रेजों को काल कोठरी में किसने बंद किया, सिराजुद्दौला ने। कितने, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जब वो काल कोठरी यानी कि वो रूम खोलकर देखा गया, तो उसमें केवल और केवल कितने भाई अंग्रेज जीवित थे, 23 अंग्रेज जीवित थे, बाकी सब मर चुके थे। इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इस घटना को अंग्रेजी इतिहासकारों ने ब्लैक होल त्रासदी कहा है,
ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर त्रासदी कब हुई? 20 जून 1756 को। बात समझ में आई? आगे पढ़ा जाए, बताइए भाई। इसके बाद देखिए 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध ये भाई किनके किनके बीच हुआ था? ये बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और किनके बीच? अंग्रेजों के बीच। अगर सच पूछा जाए तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी, उसका जवाब था अंग्रेजों की तरफ से। उस समय जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, उनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मीर जाफर। और कौन था? यार लतीफ। और कौन था? राय दुर्लभ। इसमें समानता मीर जाफर का नाम ही केवल आता है, बल्कि ये तीनों के तीनों इनके सेनापति थे, यार लतीफ और राय दुर्लभ। मैन सेनापति कौन था? मीर जाफर। तो इनसे क्या किया अंग्रेजों ने भाई? साठगांठ कर ली, इनसे मिल गए। और इनके सेनापति यानी कि मीर जाफर जो था, उससे अंग्रेजों ने उनसे कहा, इसके सेनापति से, कि आप हमारी युद्ध में मदद करिए तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। किससे कहा भाई? मीर जाफर से कहा अंग्रेजों ने कि आप हमारी मदद कीजिए सिराजुद्दौला को हराने में या फिर उनको खत्म करने में, तो हम आपको क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच में आ गया, उसने कहा ठीक है। तो सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? मीर जाफर ने। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में ये लोग गए, कौन? मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। जबकि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने युद्ध में भाग नहीं लिया, यानी कि सिराजुद्दौला का सेनापति होने के बावजूद भी कोई युद्ध इन लोगों ने नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज क्या भाई? विजयी हुए, विजयी हुए। और क्या भाई? सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी जाती। और अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। बात समझ में आई भाई? बताइए। तो इससे जो परिणाम निकला इस युद्ध से, वो ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक अनुमति मिल गई, व्यापारिक अनुमति। यानी कि यहाँ पर अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को, कि टैक्स फ्री तरीके से व्यापार कर सकते थे। इसके बाद देखिए 1764, 1764 बक्सर का युद्ध। ये युद्ध किनके किनके बीच था? तो ये नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और किनके बीच था भाई? बताइए। 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये युद्ध किनके किनके बीच था? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और इनके साथ में कौन था? मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर का दामाद था।
मीर कासिम, और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज। बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें संयुक्त सेना किसकी थी, सुजाउद्दौला, शाह आलम भूटी और मीर कासिम की, और दूसरे पक्ष में कौन थे भाई, अंग्रेज। अंग्रेजों का उस समय नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। और यहां भी क्या भाई, अंग्रेज विजयी हुए। इसी युद्ध के बाद 1765 में क्या भाई, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है, द्वैत शासन। बताइए भाई, किसी को दिक्कत। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया, और द्वैत शासन को प्रारंभ करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो द्वैत शासन था ये 1772 तक चला। 1765 से शुरू हुआ बंगाल के अंदर द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया, और कब तक चला, 1772 तक, जब तक कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जब आया एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उस समय ये बंगाल में द्वैत शासन समाप्त हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के अंदर द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ। देखिए द्वैत शासन क्या होता है, जो प्रशासन था, प्रशासन वो किसका था भाई, नवाब का, दिखावे के लिए नवाब का प्रशासन था। और जो राजस्व वसूला जाता था, रेवेन्यू, राजस्व, वो कौन वसूलता था, अंग्रेज। दो तरीके का शासन, यानी कि द्वैत शासन। प्रशासन किसका रहेगा, दिखावे के लिए नवाब का, जबकि असली पावर किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में। राजस्व कौन वसूलता था, अंग्रेज। इसी को कहते हैं द्वैत शासन, यानी कि दोहरा शासन, दो तरीके का शासन। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, बताइए भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम बहुत जल्द पॉलिटी की क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।